Good afternoon all. My name is Shraddha Shrotri, UPSC student. In this development session, we will discuss about ASEAN. In this presentation, हम उसका background देखेंगे ASEAN का, total members कितने थे और कौन कौन से members ने उसे establish करा, geographical क्या location है उसकी, उसके क्या principles हैं, क्या objectives हैं, इंडिया और ASEAN का क्या relation रहा है और then conclusion. आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 में हुआ था. आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, क्योंकि इसकी जितनी भी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करती हैं. देन जो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. अब इस एसोसिएशन को बनाने का क्या मोटिव था, तो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को इस्टेब्लिश करना, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और कल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना, ये उसका एक मोटिव रहा है. अब जो आसियान है उसका एक मोटो है वन विजन, वन यूनिटी एंड वन कम्युनिटी. मतलब जो आसियान है उसका सिर्फ एक ही विजन रहेगा टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, और वो एक ही यूनिटी और एक ही आइडेंटिटी लेकर चलेंगे जो है आसियान. इसका इस्टेब्लिश 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, तब जो उसके लीडर हुआ करते थे, सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, वो हरतोनो डारसोनो थे जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे. और अभी एट प्रेजेंट जो आसियान के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो डॉक्टर कांग किम हॉर्न है. अब 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर आसियान का इस्टेब्लिशमेंट करा था. अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हम एक बार ये देख लेते हैं. फर्स्ट है थाईलैंड, सेकेंड है फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन सिंगापुर. ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर आसियान का इस्टेब्लिशमेंट किया था. अब कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका कोई गोल होता है, कोई प्रिंसिपल होता है कि वो क्या अचीव करेगा. तो आसियान का फर्स्ट प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट. सॉरी, टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो एट प्रेजेंट इसके 10 मेंबर्स हैं, और इस जो 5 हैं उन्होंने इसको फाइंड करा तो उसके अलावा भी 5 है. तो वो कौन कौन से मेंबर हैं. फर्स्ट है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनाई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस. ये प्रेजेंट में 10 कंट्रीज़ हैं जो अभी उसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं. और अब इंडिया जो है उसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसका डायलॉग मेंबर है. जो भी उसकी समिट होती है, उसकी मीटिंग होती है, इंडिया उसमें प्रेजेंट रहता है. वो अपनी उसको राय दे सकता है, अपने व्यूज़ बता सकता है जो भी उसकी मीटिंग होती है. और इन फ्यूचर जो ईस्ट पापुआ है और ईस्ट तीमोर है और न्यू पापुआ जूनिया है, वो इन फ्यूचर इसका मेंबर बन सकती है. ये वर्ल्ड में इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है ये सारी कंट्रीज़ की. ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनाई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस. और जो मैंने ईस्ट तीमोर और न्यू पापुआ बताया, वो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो ये है ईस्ट तीमोर और न्यू गिनिया. इन फ्यूचर वो उसका मेंबर बन सकती हैं. अब आसियान का क्या प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट. किसी भी कंट्री का उसकी देश की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. ऐसी जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं, उसकी जो भी कंट्रीज़ हैं उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपके कंट्री को किसी दूसरी कंट्री ने अगर डिसरिस्पेक्ट करा है तो वो बहुत बुरी चीज़ है. सेकेंड पॉइंट है उसका नॉन इंटरफेरेंस. अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर मतलब एक कंट्री को ये राइट है कि वो अपने जो भी इंटरनल मैटर्स हैं उसको राइट है कि अपने इंटरनल मैटर को डिस्प्यूट को जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है, तो कोई सी दूसरी कंट्री उसमें इंटरफेयर ना करे. तो ये उसका दूसरा प्रिंसिपल है. तीसरा प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी कंट्री उसके कंट्री के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती. थर्ड वन इज सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस. मतलब अगर किसी 2 कंट्री या आसियान कंट्रीज़ के 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या फिर कोई भी वॉर है, तो आसियान एसोसिएशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डिस्प्यूट को एक पीसफुल मैनर में सेटल कर सके. देन रिनंसिएशन, मतलब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को धमकी या थ्रेट नहीं दे सकती कि मतलब वॉर का या फिर किसी भी यूज़ ऑफ वेपन का ऐसा का कोई थ्रेट नहीं दे सकती. नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव कोऑपरेशन. मतलब कंट्रीज़ को एक कोऑपरेशन मेंटेन करना है ताकि इन फ्यूचर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी कंट्रीज़ उसका हेल्प कर सकें इन फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान कंट्रीज़ का, तो फर्स्ट इज पीस एंड स्टेबिलिटी. मतलब कंट्री की इस पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि कंट्री की
पीस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कंट्री, इंटरनल कंट्री में शांति बनाए रखें, स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, उसको बैलेंस कर सके। और जो आसियान का तो ये मोटिव ही है कि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को और कल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सके। तो उसका ये सेकंड ऑब्जेक्टिव भी है कि वो अपनी जो एक कल्चरल ग्रोथ है उसको डेवलप कर सके और अपनी इंडस्ट्री का वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। देन नेक्स्ट वन इज़ कोलैबोरेशन, मतलब दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर सके ताकि जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसमें उसे वो फ़ायदा मिले, और दूसरे जो भी इंटरनेशनल या ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें उसको हेल्पफुल हो। क्योंकि जैसे इंडिया को ही आसियान से कई सारे बेनिफिट होते हैं, FTA साइन करा है इंडिया ने, मैं अभी आपको वो बताऊंगी। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडिया और आसियान का क्या रिलेशन है। अब इंडिया के लिए आसियान क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया उसका डायलॉग पार्टनर है, उसकी जो भी समिट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें इंडिया अवेलेबल रहता है उसकी मीटिंग्स में। और इंडिया को अभी रिसेंटली इंडिया और आसियान के रिलेशन, इस डायलॉग रिलेशन को 30 ईयर्स हो गए। इसमें उन्होंने एक समिट भी रखी थी। इंडिया का जो आसियान के लिए इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है उसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया ने आसियान कंट्री के साथ FTA साइन करा है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैरियर्स थे आसियान कंट्री ने लगाए थे वो उसको रिड्यूस कर सके ताकि इंडिया को ये बेनिफिट मिल सके। देन सेकेंड वन इज सोशल कल्चर कोऑपरेशन। इंडिया ने आसियान कंट्री के लिए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे उसको वो वेलफेयर एजुकेशन देता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो भी आसियान कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं या फिर जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनको ये सारी स्कॉलरशिप मिलती है। देन थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इंडिया के लिए जो भी आसियान कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट में लोकेट करती हैं। अगर इन फ्यूचर चाइना अगर वॉर इन फ्यूचर कुछ भी वॉर होता है चाइना के साथ, तो जो भी कंट्रीज़ हैं वो उसको हेल्प करें, इंडिया को उसके सपोर्ट में रहें। अब इंडिया कब कौन कौन से ईयर में उसका कैसा पार्टनर रहा है, तो 1992 में उसका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर था, मतलब सिर्फ उसका नाम का पार्टनर था, कोई ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करता था वो आसियान मीटिंग्स में। देन 1996 में उसका फुल डायलॉग पार्टनर बन गया, उसकी मीटिंग्स में वो जाने लगा, अटेंड करने लगा उसकी मीटिंग्स को। 2002 में उसका फर्स्ट एनुअल समिट, जो फर्स्ट मीटिंग इंडिया ने उसकी अटेंड करी थी वो 2002 में करी थी। देन 2012 में उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, मतलब जो भी स्ट्रेटेजी वो बनाता है आसियान कंट्री वो उसमें हेल्प करता है इंडिया, उसमें इंडिया अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है। 2015 में इंडिया मिशन टू आसियान, 2015 में जो इंडिया है उसने आसियान के लिए एक मिशन लॉन्च करा था जिसमें जो भी बेनिफिट होते हैं आसियान कंट्री से इंडिया को वो आ सके। और 2022 में जो इंडिया है वो परमानेंट एक डायलॉग पार्टनर बन गया है इंडिया का। उसकी वो कंट्री जैसे उसकी मीटिंग में वो अवेलेबल तो रहेगा ही, और जो भी उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें वो इंक्लूड रहेगा एक्सेट्रा। देन अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है इंडिया और आसियान की, क्योंकि इंडिया और आसियान के रिलेशन को 30 ईयर्स हो चुके हैं, 30 साल उनके रिलेशन को हो चुके हैं। और इस मीटिंग को जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इसे होस्ट करा था दिल्ली में 16 जून ऑफ 2022 में हेल्ड हुई थी ये मीटिंग न्यू दिल्ली में। और इस मीटिंग को जो अटेंड करा था वो कई सारे जो आसियान कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसे अटेंड करा था। अब ये जो मीटिंग बुलाई थी वो क्यों बुलाई थी, इसका क्या मोटिव था, तो जो इम्पोर्टेंट मोटिव था वो है इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान। मतलब जो भी आसियान कंट्रीज और इंडिया है वो साथ में कोलैबोरेट करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, किस फील्ड में, 5G फील्ड में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फॉरेंसिक एक्सेट्रा, ये सारी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंडिया आसियान कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेगा, उसके आइडिया एक्सचेंज करेगा ताकि इंडिया को भी बेनिफिट हो सके और आसियान कंट्री को भी बेनिफिट हो सके। देन ये मीटिंग्स थी, ये जो हैं अपने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, इन्होंने अटेंड करी थी, और ये बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। ये हैं जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है सिंगापुर के, इन्होंने ये स्पेशल गेस्ट थे इस मीटिंग के, और डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे होस्ट करा था। ये एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं इंडिया के। और इंडिया और आसियान का इंडिया ने आसियान के साथ एक और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और स्टेप इनिशिएट करा है, जो है इंडियन सबमरीन डॉक्स। मतलब इंडिया जो इंडोनेशिया है
उसमें एक डॉक उस बनाया है, मतलब जो भी सबमरीन है वहाँ पे जाके रह सके, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी सी से वाटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो या फिर वॉर हो तो उसमें हेल्प कर सके। तो इंडोनेशिया जो है वो आसियान का एक मेंबर है, तो इसलिए इंडोनेशिया और आसियान का रिलेशन भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है। जो फर्स्ट जो फर्स्ट सबमरीन है इंडिया के साइड से वो INS सिंधु केसरी है। ये फर्स्ट सबमरीन है जो इंडोनेशिया में भेजी गई है। देन सेकेंड जो इनिशिएटिव है वो है इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम, मतलब इंडिया से कई सारे फ्लीट जो बड़े बड़े शिप्स और जहाज होते हैं वो कई सारे फ्लीट जो सिंगापुर भेजे गए हैं। एक मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने के लिए, ताकि अगर साउथ चाइना सी से कोई भी वॉर अगर होता है तो ये कंट्रीज़ उनको हेल्प कर सकें। ऐसे बड़े बड़े शिप्स उधर भेजे गए थे। अब ये मैं हुई क्यों थी, तो एक तो पहला उसका सिक्योरिटी पर्पस और दूसरा है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई थी, किसको, इंडियन नेवी को, और जो आसियान नेवी है उसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी अपॉर्चुनिटी, ताकि अपने वो मैरीटाइम डोमेन को कंटिन्यू कर सके और उसको सेव कर सके। और ये जो मीटिंग है वो May 2 to 8 मई को बीच में हेल्ड हुई थी। अब इंडिया के साथ जो फ्लीट गया था, इंडिया के साइड से जो फ्लीट गया था वो बाय रदम गुरुचरण सिंह, ये जो फ्लैग ऑफिसर हैं, कमांडिंग है अपने इंडियन नेवी के, इन्होंने एक फ्लीट भेजा था सिंगापुर भेजा था, ताकि वो उस एक्सरसाइज उस मीटिंग को अटेंड कर सके। और इंडिया के साथ साथ कई सारे जो 10 कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड करा था, जैसे म्यांमार ने भी अटेंड करा था, लाओस ने, फिलीपींस, म्यांमार एक्सेट्रा, ये सारी कंट्रीज से इस जो सब मीटिंग है उसको अटेंड करा था। अब आसियान जो है वो क्यों इतना न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ इट्स जो मीटिंग उसकी करंट में हुई है। इसकी एनुअल मीटिंग जो हर साल में एक बार मीटिंग होती है वो 42nd एनुअल मीटिंग वो 9 to 11 मई 2023 में इंडोनेशिया में हुई है, जो कि जो प्रेसिडेंट हैं लोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने होस्ट की है, ये इंडोनेशिया में हुई है प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा कई सारी स्पेशल समिट बुलाई गई हैं। जो स्पेशल समिट इसके पहले बुलाई थी वो 14 फरवरी 2022 में बुलाई थी, 2022 में बुलाई थी इसके पहले फाइनल समिट। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया इन फ्यूचर कभी जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसका पार्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं बन सकता, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन। अब जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया कहाँ लोकेट करता है, वो साउथ एशिया में लोकेट करता है, और जितनी भी आसियान कंट्रीज़ है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में। अब उसका नाम ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो जितनी भी कंट्रीज़ है वो यहाँ पे लोकेट करती है। जैसे ये रहा इंडोनेशिया है, ये इधर लाओस, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। तो इंडिया इसका पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ उसका डायलॉग और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया और आसियान का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया का टोटल 10.6% जो ट्रेड है, ओवरऑल ट्रेड है, वो इंडिया आसियान के साथ करता है। थैंक यू।